दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो का मुख्य विषय ये है कि आईसीआईसी बैंक का ये कोशिश है कि मुझे विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाए। दरअसल मैं इसी बात को रखना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। मैं आपको आज की चर्चा में सारी बातें बताऊँगा कि क्या वजह है कि मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह से विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ। इसके पहले, इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और कमेंट में बताएं अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी किसी भी प्रकार का, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कमेंट करना हो, बेझिझक कमेंट कीजिए। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूं कि जो आलोचक होते हैं वही मेरे शुभचिंतक होते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का आलोचना करना हो मेरा, आप बिल्कुल कीजिए। मैं अपनी बातों को आपसे साझा करने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि मैं जो चीज़ झेल रहा हूं, जो चीज़ मेरे साथ बीत रहा है, मैं वो चीज़ आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझिए कि बैंक लोन के जाल में जब कोई फंसता है और किसी भी वजह से, मेरा वजह तो बिल्कुल एक अपने आप में एकदम अकेला वजह है, अनोखा वजह है, क्योंकि बैंकर्स ने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है और फ्रॉड के केस को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में इन बैंक वाले जब ऊपर के अदालत में अपील में गए तो वहाँ भी इनके केस को खारिज किया ऊपर की अदालत ने और कॉग्निजेंस को बरकरार रखा। ये मेरे लिए, देखिए, बैंक के लोग जब धमकी देते थे तो कहते थे कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कहाँ जाओगे, किस कोर्ट में जाओगे। लेकिन सही पूछिए तो कोर्ट में जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी, बहुत कमज़ोर, भले काम बहुत किया, बहुत बड़ा हिम्मत किया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत कमज़ोर। लेकिन दो न्यायालय ने, दो कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, माननीय अदालत ने मेरे बातों को सही समझा और इनके केस को खारिज किया, इनकी अपील को खारिज किया। अब ये दूसरा सहारा क्या ले रहे हैं कि किसी तरह से मुझे विलफुल डिफ़ॉल्टर घोषित किया जाए। तो मैं फिर से आज इस वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कहाँ पे सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उसे करेक्ट करने का कोशिश कीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में जब मैं पैसे से इतना कमज़ोर हो गया तो मेरा एक वीडियो जो 3 साल पहले मैं अपलोड किया था यूट्यूब पे, एक बकेट वॉशिंग मशीन का मैंने वीडियो बनाया था, साधारण सा। मेरे पास देखिए ये ओप्पो का एकदम पुराना मॉडल है, F1 मामूली फ़ोन है। मैं इसी से वीडियो, जितनी भी वीडियो आप मेरे चैनल का देखेंगे, आप मेरे नंबर को, मोबाइल नंबर जो मेरा 9835633059 है, इसको सिर्फ यूट्यूब में डालिए सर्च बार में और मेरे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, मेरे कामों को देख सकते हैं। मैं साधारणतः एकदम इसी मोबाइल से खुद कमेंट्री करके वीडियो बनाया हूँ। 3 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बकेट वॉशिंग मशीन का, वो वायरल हो गया। लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं था कि यूट्यूब में अगर व्यूज़ बढ़ता है उससे भी पैसा प्राप्त किया जाता है, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन 3-4 महीना पहले जब मुझे इस बात की जानकारी हुई, 4 या 5 महीना पहले, जनवरी के आसपास का बात है, तब मैंने इसकी सारी जो भी इसके नियम और शर्तें होती हैं, जो भी चीज़ होती यूट्यूब के, सब चीज़ों को मैंने उनके फॉर्म को भरा और उसके बाद अकाउंट नंबर 1 ये वगैरह जो भी दिया। तो उसके बाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और मैंने, सच पूछिए, कोरोना का जो अटैक हुआ, लॉकडाउन हुआ, मैंने आज हम लोग को भी लाइन में लग के राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता। मैंने ये स्थिति, इतना बड़ा MSME, इतना बड़ा काम करने वाला आदमी की ये स्थिति पैसे से हो गई थी।
लेकिन भला हो इस YouTube का कि उस समय मुझे मेरे खाते में कुछ राशि प्राप्त हुआ, जिस राशि से मैं 3 महीने का राशन ला सका। कितनी बड़ी बात है। YouTube का साथ मिला, उसी पैसे से मैं 3 महीने का राशन लाया और आज हम लोग उसी राशन को खा रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। मेरा वकील साहब लोग अगर साथ नहीं भी देंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कुछ वकील साहब लोग मेरा साथ ऐसे भी दे रहे हैं, तो मैं अपनी बातों को खुद अदालत में रखूंगा, क्योंकि अदालत में लड़ने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। कैश पैसा नहीं है कि वकील साहब का फीस दिया जाए। मैंने मीडिया हाउस के कई पत्रकारों से मैं संपर्क किया अपनी बातों को, चूँकि मैटर ऑफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, अब इसको कहीं भी इसको छापा जा सकता था, मीडिया में इसकी चर्चा हो सकती थी। बहुत दुख का बात है कि अधिकतर लोगों ने ये बात कहा कि भाई देखिए, बैंक से हम लोग को विज्ञापन मिलता है, अगर आपकी बातों को, आपकी खबर को हम लोग चलाएंगे तो हम लोग का विज्ञापन मिलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा माध्यम है, आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं। ये समाज में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि कैसे लोन देते समय बैंकर्स आपके पीछे दौड़ते हैं, ये प्राइवेट बैंक वाले कैसे दौड़ते हैं। और आज देखिए, आज ये वायरस ने अच्छे छोटे मोटे जितने भी MSME हैं, अधिकतर लोगों का लोन जो है सो खराब हो रहा है। कईयों का सीजन जा रहा है। मैं पंखे का व्यवसायी हूँ, पंखे का भी सीजन चला गया। मेरे पास तो खैर पैसा भी नहीं था ये सीजन में काम करने के लिए, लेकिन जो लोग भी कूलर पंखे वाले जो सीजनल काम कर रहे थे इस सीजन का, उन सब लोगों का पैसा बर्बाद हो गया पूरे साल के लिए। उन लोगों ने कैसे कैसे कहाँ से कर्जा लिया होगा, उन लोगों का किराया चल रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मकान मालिक 1-2 महीना किराया नहीं लेगा तो, लेकिन मकान मालिक कोई किराया छोड़ नहीं देगा। आने वाले समय में फिर वो बोलेगा कि जो बकाया किराया वो दीजिए, और जब कोई आदमी कमाया नहीं तो किराया कहाँ से देगा, बैंक का किस्त कहाँ से देगा। और उसके बाद जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तब बैंक का सही चेहरा सामने आता है। ऐसा धमकी वाला फ़ोन करेगा, इतना गंदे तरीके से बात करेगा। मेरा बताइए मेरे साथ क्या क्या बीता। आप मेरे इस वीडियो के पार्ट 1 को जाके देखिए, बैंक लोन कभी नहीं पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको देखिए। मेरे साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। माने किसी आदमी का खुद का मान सम्मान भी होता है, इनको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। लोन देते समय इनका चेहरा घर पे आके एक डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, बहुत फैसिलिटी, इतना अच्छा से बात करेगा। और लोन अगर डिफ़ॉल्ट होता है, NPA होता है, लोन ख़राब होता है, जो भी कह लीजिए, बहुत सारे शब्दों का हो सकता है कि मैं प्रयोग सही से नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जो इनका व्यवहार होता है वो बहुत ख़राब होता है, और 99% बात जो होता है लोगों में दब के रह जाता है, इस सामने नहीं आ पाता है। आप नेट पे जाके सर्च कीजिए कि फ्रॉड में ICICI बैंक, आप गूगल में कर लीजिए, फ्रॉड में देखेंगे तो ICICI बैंक नंबर 1 में आएगा, नंबर 1 फ्रॉड में आएगा इंडिया में। नंबर 2 में SBI का नाम आता है, नंबर 3 में देखिए। ये हम गूगल की बात कर रहे हैं, हम कोई अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप गूगल कर लीजिए, गूगल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, गूगल में जो छपा होगा। और उसके अलावा ICICI बैंक के फ्रॉड का मेरे साथ जब घटना घट चुका उसके बाद जब मैंने जाके गूगल में सर्च किया तो देखा कि इनके फ्रॉड के तो लंबा स्टोरी है, फहरिस्त है, केसेस पड़ा हुआ है, कई मामले हैं ICICI बैंक के फ्रॉड के ऊपर में। इन्होंने जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी किया है। तो मैं फिर से कहूँगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का फ़िलहाल इस विपत्ति में रोजी रोटी चल सके। इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा, देखिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है आज के डेट में। जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम नहीं आए वहां पे सोशल मीडिया ही काम आएगा अंत में। अब मैं बताना चाहूँगा विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में। देखिए, पटना में बाढ़ आया था सितंबर 2019 में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे फैक्ट्री में भी 3-4 फुट पानी भर गया था, सारा कच्चा माल बर्बाद हो गया था। मेरा स्टेट बैंक से 32 लाख का CC चल रहा था। 32 लाख के CC के ऊपर में स्टेट बैंक ने 45 लाख का इंश्योरेंस कर रखा था।
मैंने जब इंश्योरेंस के क्लेम के लिए, याद है मुझे, मैंने जब वहाँ बैंक को फ़ोन किया तो बैंक के अफसर, मैंने फ़ोन किया 6 अक्टूबर को, चूँकि 29-30 सितंबर 2-3 अक्टूबर तक तो पानी ही चल रहा था, है ना। उसके बाद जब मेरे घर में भी बीमारी डेंगू हो गया था, गंदगी, चूँकि इतना गंदगी फैल गया था पूरा, मतलब सीवर का पानी सब फैला हुआ था, बहुत गंदगी, इतना गंदगी कि हम लोग नीचे कदम नहीं रख सकते थे। ज़िंदगी में पहला बार ये सब चीज़ देखने को मिला। तो मैंने जब फ़ोन किया बैंक के अफसर को, तो उन्होंने बाद में फिर एसबीआई जनरल से ये इंश्योरेंस था, एसबीआई जनरल ने स्टॉक को इंश्योर्ड किया हुआ था 45 लाख का। उसके बाद उन्होंने मेरा ये नंबर दिया कस्टमर केयर का, और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन लॉन्च किया तो उसके बाद 12 तारीख को दिल्ली से सर्वेयर आए। असल में वो सुबह के 9:30 बजे फ़्लाइट से उतरे थे। पहले हमको फ़ोन पे सब बात लिखा दिए कि जितना भी बिल है उसका फ़ोटोकॉपी करके रखिएगा, जितना भी जीएसटी का रिटर्न है वो रखिएगा, बैंक का स्टेटमेंट रखिएगा, मतलब जितना भी पेपर बोले थे वो सारा पेपर का फ़ोटोकॉपी हम करके पहले से रेडी कर लिए, सब पे मोहर मार के साइन मार के रख दिए। बोले कि वो देखिए हमको 5 सर्वे करना है, मैं सुबह फ़्लाइट से उतरा हूँ और शाम की फ़्लाइट से मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो इसी बीच में वो दिन के करीब 2 बजे मेरे यूनिट पे आए थे, हमको याद है शायद 12 अक्टूबर की बात है ये। तो उसके बाद वो आए, सब फ़ोटो वोटो ले लिए। उसके बाद 4-5 पेपर पे वो लिखते चले गए हमसे पूछ पूछ के, और एक हमको बोले थे कि लेटर हेड ब्लैंक लेटर हेड रखिएगा। उसमें बोले कि हमको देखिए जब दिल्ली हम जाएंगे, अभी सब लोगों से हम रिपोर्ट ले रहे हैं, और एक लेटर हेड पे हमको नीचे में साइन करके दे दीजिए, ताकि बाद में हम इसको बढ़िया से जो भी ज़रूरी बातें हैं सर्वे से संबंधित वो मैं लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब वो सारा लिख उख लिए, 4-5 पेज में लिख लिए, लेटर हेड, ब्लैंक लेटर हेड भी ले लिए, सारा पेपर्स ले लिए, तो बोले कि देखिए ये जो क्लेम का मामला होता है इसमें मेरे अकेले का कुछ नहीं है, इसमें मेरा रिपोर्ट होगा, फिर कलकत्ता ऑफिस है वहाँ के लोग हैं, पटना के ऑफिस हैं, मतलब इसमें काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें कुछ खर्च आपको करना पड़ेगा, तभी आपका ये मामला जल्दी निकलेगा, नहीं तो इसमें डिले हो जाएगा और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका कोई हम गारंटी नहीं देंगे। मैं उनसे पूछा कि क्या करना होगा। बोले कि इसमें टोटल लगभग मान के चलिए कि आप 45-47 लाख का मामला है, तो आपको 10%, मैंने 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। हम बोले भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस ऐसे ही मंदी के दौर से गुजर रहा था, मतलब हमको याद है काफ़ी दिनों से मंदी चल रहा था। हम बोले भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाल के दिया अपने मनी बैग से। अब बोला कि आप सोच लीजिए, हम तो आज रात में दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप एक बार हमसे कल बात कर लीजिएगा। उन्होंने फिर सारा फ़ोटो वगैरह सब ले लिया। हम बोले कि इतना माल, जो ये सब ख़राब माल है, इतनी गंदगी है, मैं क्या करूं। पता है मैंने फ़ोटो ले लिया, आपको जो करना है कीजिए। खैर वो चले गए। अगले दिन मैं सफाई वगैरह सब करने में लग गया, कबाड़ी वाले को बुलाया, सारा जितना बहुत मैंने जो माल मेरा, देखिए मेरा पहले स्टेबलाइजर का काम था, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स नया नया पड़ा हुआ था, सब पानी में रखे रखे, सब समझिए तो रिले में पानी चल जाता है तो रिले फंक्शन करना बंद है, छोटा छोटा मिनिएचर रिले सब किट में लगा हुआ है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा शुरू से रहा है तो बहुत सारा रिले था, पार्ट पुर्जा था, ये सब चीज़ डनमैक का रिले, ये रिले स्टेबलाइजर बनाने में बहुत सारा सामान प्रयोग होता है। फिर कोर था, कोर सब जंग लग गया था पानी से, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, यूज़ करेंगे तो फिर कंप्लेन आएगा। तो ये सब सामान था, बहुत सारा कार्टून वगैरह था, पैकेजिंग मटेरियल था, वो सब पानी में ख़राब हो चुका था। तो सब कबाड़ी वाला को बुला के सबको क्लियर कर रहे थे। इसी बीच में उनका फ़ोन आया, बोले कि आप क्या सोचे, आपका रिपोर्ट हमको लिखना था। हम बोले कि नहीं साहब, हम नहीं, इतना बड़ा रकम हम कर नहीं सकते हैं, और हमारे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है, और रहता भी तो हम ये सब तरह के बात पे, चूँकि बैंक के हम कस्टमर हैं, बैंक ने इंश्योरेंस किया है, हमने एसबीआई जनरल में इंश्योरेंस नहीं किया है, बैंक स्टेट बैंक ने इंश्योरेंस किया है, और उसका प्रीमियम भी वही काटते हैं मेरे अकाउंट से। तो आप इसको देखिए, नहीं तो मैं स्टेट बैंक में जाके बोलूँगा अपना, इसको जो भी होगा।
है ना। तो वो बोले कि देखिए आप एक बार में अगर नहीं 5 लाख दे सकते हैं तो इसको 2 पार्ट में कर लीजिए, 2.5 लाख अभी दे दीजिए, 2.5 लाख जब क्लेम सेटल हो जाएगा तब दीजिएगा। हम बोले कि माफ़ कीजिए सर, हमसे नहीं हो पाएगा, हम अभी सब माल उल सब जो है सब कबाड़ी में आपको जितना है इसको हम निकाल रहे हैं, सफाई के काम में हम लगे हुए हैं। इसके बाद उनको जब पता चल गया कि मैंने कबाड़ी में माल बेच रहा हूँ, मैं सब मैंने सेल कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, वो क्या किए कि मेरे लेटर हेड पे अपने हैंड राइटिंग में सारी बातों को लिख के एक लाइन ये भी लिख दिए कि इन्होंने अपना माल बेच दिया है। ठीक है, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमको तो मालूम भी नहीं था। आप लोग में से भी अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम हो कि अगर आपका स्टॉक बर्बाद हो गया है तो कृपया कर किसी भी तरह से उस स्टॉक को कबाड़ में बेचने का, गंदगी में रहिए या गंदगी को एक तरफ कर दीजिए। लेकिन इनका तो बहाना ऐसा है कि मैं जब भुवनेश्वर में गया था अपने डीलर के पास, तो वहाँ पे तूफ़ान भुवनेश्वर में हर साल आता है, फ़नी तूफ़ान के नाम से आता है। तो वो बता रहे, मैंने उनका एक वीडियो भी अपलोड किया है, आप मेरे नंबर को सर्च कीजिए, 1-2 मिनट का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उनसे जो बातचीत किया था। वो बोले कि उनका तो कहना है कि आप सामान को छू नहीं सकते हैं, मैं 1 महीना के अंदर में आऊँ या 2 महीना में आऊँ, आपको छूना नहीं, आप गंदगी में रहिए। ऐसा नहीं होता है। उनको क्या जाता है, यहाँ बीमारी मेरे घर में, मेरे पास रिपोर्ट है, डेंगू हुआ था परिवार के सदस्य को, उसका मेरे पास रिपोर्ट है, उसी पीरियड का रिपोर्ट है, टेस्टिंग का लैब रिपोर्ट सब है। क्योंकि डेंगू में हर दूसरा दिन ब्लड टेस्ट हो रहा था, तो मेरे पास डिटेल रिपोर्ट पड़ा हुआ है उसी पीरियड का। तो क्या हम बीमारी को फैलने दें? पहले जिंदगी है, उसके बाद सब कुछ है। डेंगू भी जानलेवा रोग था कल तक, अभी भी शायद डेंगू से भी बहुत लोग मारे जाते हैं। तो फिर ये तो क्लेम नहीं दिए तो ये मेरा काम एकदम ठप हो गया। जो भी चल रहा था, मैंने थोड़ा बहुत जो भी काम चल रहा था, और पूंजी बेच के मैं आईसीआईसी बैंक में किस्त जमा कर रहा था। मैंने जो माल बिकता था मैं पूंजी जमा कर रहा था आईसीआईसी बैंक में। चूँकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट से मेरे फेवर में समझिए कि कॉग्निजेंस हो गया था, तो हमको एक ताकत मिल चुका था कोर्ट के द्वारा। उस ताकत के आधार पे मैं ये चाहता था कि मेरा लोन किसी भी सूरत में एनपीए नहीं हो। इसीलिए प्रॉफिट आमदनी तो था ही नहीं, वो तो बहुत दिनों से नहीं था, 5 साल 6 साल बीत गया, लेकिन मैं पूंजी जमा कर रहा था। जो भी माल बिकता था किसी भी तरह से बेच के मैं दिसंबर तक, यानी सितंबर में बाढ़ आया, मेरा यूनिट पूरी तरह से अक्टूबर में ठप हो गया। ना अक्टूबर में काम हुआ, ना नवंबर में काम हुआ, ना दिसंबर में काम हुआ। लेकिन जो भी तगादा आता था, जा के मैं ग्राहकों के यहाँ गाड़ी चला के खुद से जाने लगा। मेरा एक स्विफ्ट डिजायर मैंने आईसीआईसी बैंक से वो भी लोन में ले रखा था, उसी गाड़ी को मैं अकेले चला के एक स्टाफ को साथ में रख लिया और गाड़ी से एक एक ग्राहक के यहाँ जाके हाथ जोड़ के जो भी पैसा मिलता था, मेरा एक ही टारगेट था कि आईसीआईसी बैंक का किस्त, स्टेट बैंक का किस्त, ये सारा जो किस्त था। देखिए मैं एक डिलीवरी वैन भी लिया था यूनियन बैंक से, महिंद्रा का एक डिलीवरी वैन लिया था। चूँकि काम ही बड़ा था, पंखा का भारी पंखा होता है, 20-20 30-30 किलो का एक कार्टून होता था, वो सब के लिए। अब बार जब हम भाड़ा का गाड़ी लेते थे तो इतना भाड़ा लग जाता था कि कुछ बचता नहीं था। फिर तो मैंने फिर लोन पे गाड़ी भी लिया था। उसके बाद बजाज फाइनेंस से भी 7 लाख रुपया लिया था। मैं शायद पिछले वीडियो में इस बात को बोला भी हूँ, बजाज फाइनेंस से भी पैसा लिया था। तो मेरा ये टारगेट था कि मेरा कोई भी लोन एनपीए नहीं हो, मेरा प्राइम टारगेट था। तो एनपीए नहीं होने के लिए मैं जो भी तगादा करके पूंजी आता था वो सारा पैसा मैं बैंकों में देता था। आईसीआईसी बैंक में लगभग 1,87,000, जो कि ये एक तरह से आरबीआई के सारे नॉर्म्स को के धज्जी उड़ाते हुए मेरे ऊपर ईएमआई लगाए हुए थे। मेरे 5-6 लाख के आईटीआर के ऊपर में 23 लाख का ईएमआई। मैंने सोचिए, आदमी का आमदनी 5 से 6 लाख रुपया साल का इनकम टैक्स का रिटर्न बोल रहा है, और उसके ऊपर 23 लाख का आप ईएमआई लगाए हुए हैं। वो क्या आपको देगा, कहाँ से देगा? 23 लाख का ईएमआई आप लगाए हुए हैं, 1,87,88 या 89,000 रुपया महीना का, है ना। तो 1,89,000 को 12 से गुना कर दीजिए तो लगभग 22-23 लाख रुपया होता है। अब मेरा आईटीआर देखिए, कागज़ की बात कीजिए, कोर्ट कागज़ पे चलता है, कागज़ लिखतम के आगे बख्तम नहीं होता है। लिखित में क्या है तो मेरा आईटीआर है।
और अपनी एक गलती कोई छुपाने के लिए हमको 7 बार लोन दिए हैं। पहली वीडियो में मैं पूरी जानकारी दे चुका हूँ। आप एक बार अगर मेरी पहली वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 को, तो बैंक लोन कभी नहीं पार्ट 1 लिखिए या मेरा मोबाइल नंबर डालिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 2 महीना पहले शायद उसको मैं अपलोड किया था, है ना। उस वीडियो को एक बार देख लीजिए तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा पूरा मामला। तो ये बोलते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर। विलफुल डिफ़ॉल्टर का अर्थ जब मैंने यूट्यूब में जाके देखा, काफ़ी लोगों का वीडियो देखा, तो पता चला कि विलफुल डिफ़ॉल्टर उसे कहते हैं जो पैसा रहने के बावजूद पैसा बैंक को ना दे, उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। मेरा तो ये पटना में बाढ़ के वजह से मेरा कारोबार एकदम ठप हो गया। दिसंबर तक मैं किसी तरह से तगादा कर करके ईएमआई देता चला गया। स्टेट बैंक में जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, वहाँ भी दौड़ लगाता गया, पत्र लिखता गया लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट बैंक ने दोबारा सर्वे कंडक्ट कराया। पहला सर्वेयर क्या लिखा कि इनके पास अब कोई माल नहीं है, ठीक है। दूसरा सर्वे, ठीक, मैंने उसी अक्टूबर में दूसरा सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे में जो सर्वेयर आए वो 2 आदमी से आए। वो ईमानदार सर्वेयर थे, उनका नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो ईमानदार थे। वो 6 घंटा मेरे यहाँ मेहनत किए। मैं मेरे 3 स्टाफ के साथ 6 घंटा मेहनत की, यानी कुल मिला के 5 आदमी 6 घंटा मेहनत किया। बहुत सारा माल तो भी बचा हुआ था, सारा माल कबाड़ी में बिका नहीं था, ठीक है, बहुत माल बच गया था। मैंने उतना ही सामान बेचा था जो बहुत ख़राब हो गया था। मैं वैसे बहुत सारा सामान छूट गया था जो बहुत ख़राब नहीं हुआ था। ख़राब तो हो गया था, काम का नहीं था, लेकिन मैं बहुत सारा सामान नहीं बेच पाया था, इसलिए कि एक दिन में आदमी कितना बेचेगा। मैंने इतना बड़ा डैमेज था, उसमें भी अकेला आदमी कितना मेहनत करेगा। कबाड़ी वाला के साथ भी लगना पड़ता है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, छांटो, खुद से लगे रह, पूरा दिन मेहनत किए। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो 2 सर्वेयर आए स्टेट बैंक से और मेरा 3 आदमी मिलके 6 घंटा मेहनत करके 2 रिपोर्ट वो सर्वेयर बनाए। एक रिपोर्ट बनाए अच्छे सामानों का, लगभग 6 लाख का उनको मिला अच्छा सामान, और ख़राब सामान 6.5 लाख का, ठीक है। वो रिपोर्ट भी वो सबमिट किए। उस रिपोर्ट को भी एसबीआई जनरल ने मानने से इनकार कर दिया। वो ये देखे कि अगर मैं इस रिपोर्ट को मान लूँगा तो मेरा पहला जो सर्वे हुआ था वो चैलेंज हो जाएगा, फिर उस पर क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये लोग प्रेस्टीज इशू बना लिए कि नहीं, हमको किसी भी सूरत में इनके क्लेम को देना ही नहीं है। मैंने सेकंड सर्वे का लिखित रिपोर्ट का, मैंने उसके सेकंड सर्वेयर के रिपोर्ट का फ़ोटो मोबाइल से लेके रखा। मैं उसको बार बार, आज भी मैं रोज़ स्टेट बैंक को मेल करता हूँ, एसबीआई के चेयरमैन को, यहाँ के सीजीएम को। अंत में सीजीएम साहब 16 मार्च को एक हमको बुलाए और एक मीटिंग बुलाए। उसमें एसबीआई जनरल के कलकत्ता से वहाँ के अफसर को बुलाए और पटना एसबीआई के जो हेड थे उनको बुलाए, जो एसबीआई जनरल के थे। उसके बाद जीएम 1 जो स्टेट बैंक के थे वो बैठे और सीजीएम साहब खुद बैठे। सीजीएम साहब मेरे सारे मेल को पढ़े, लेटर को पढ़े, और पहला उनका स्टेटमेंट ये था कि ये तो सर्वेयर लोग करते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये बात सीजीएम साहब ने खुद स्वीकार किया अपने मुंह से। उसके बाद जो एसबीआई जनरल के आए थे कलकत्ता से, वो बोले कि वर्मा जी आप घबराइए मत, हम लोग इस मैटर को अपने एमडी के सामने रखेंगे और आपका क्लेम बिल्कुल सेटल होगा। सीजीएम साहब के सामने ये बात मैं बोल रहा हूँ, सबके सामने ये कमिटमेंट हुआ। उसके बाद संजोग से ये समय बीता थोड़ा दिन और दुर्भाग्य से लॉकडाउन हो गया। तो उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का सब बात सामने आने लगा। तो हमको पता चला कि बैंक वगैरह सब वर्क फ्रॉम होम या ऐसे भी बैंक चल रहा था। तो हम फिर से मेल करना चालू किए, तो मेल पे फिर से ये लोग ये कर दिए, मैंने क्लेम को रिजेक्ट करने की बात करने लगे। तरह तरह की बात, कोई एक बात कभी नहीं। एक मेल ऐसा आया कि वो एक बार बोले कि हमारे जो कलकत्ता के हेड हैं क्लेम डिपार्टमेंट के, उनको कोरोना हो गया है, तो थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर से 3rd सर्वे करेंगे। उसके बाद फिर एक मेल आया कि नहीं, हम लोग नहीं करेंगे।
माने हम फिर इस रिपोर्ट को रखें, माने ये मेल चल रहा है, ये मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ। तो जो भी पैसा आ रहा था, जो भी माल जो बचा हुआ था वो बना के हम लोगों को दे रहे थे, बेच के पैसा आ रहा था, वो पटना के बाढ़ के बाद से मेरा सारा आमदनी ख़त्म हो गया। पैसा बाज़ार से उसके बाद 2-3 महीना के बाद आना बंद हो गया। जो पैसा आया हम बैंकों में, मेरा बजाज फाइनेंस में भी हम दिसंबर तक पैसा दिए, ICICI में भी दिसंबर तक दिए, और उसके बाद ये यूनियन बैंक में भी दिसंबर तक पैसा दिए, उसके बाद स्टेट बैंक में भी दिए। उसके बाद पैसा आना ही बंद हो गया। तो हम क्या करें? मेरी खुद की रोजी रोटी पे आफत आ गया ना। मामला, कोर्ट का मामला भी आसान नहीं है, डेट पे डेट लगता है, जल्दी ये मामला से ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे थे कोर्ट में। अंत में 27 मार्च को सरेंडर करने का निचली अदालत ने डेट दिया कि आप लोग अपने पैरों पे, सभी 9 आरोपियों को बोला गया, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि 27 मार्च को आप सभी कोर्ट में सरेंडर कीजिए। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो मामला फिर अटक गया। उसके बाद ये लोग का प्रयास रहा कि इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाए, है ना। माने किसी भी तरह, माने ये बहुत लोग, वकील लोग बोलते थे कि आप जो मैटर कोर्ट में ले गए हैं, अब ये लोग आपसे बदला लेने का सोच रहा है, क्योंकि आप मैटर कोर्ट में ले गए, सेटलमेंट नहीं हुआ, ऊपर की अदालत में भी ये लोग हार गया, तो ये लोग आपसे अब लड़ाई लड़ेगा और आपको भी ये चाहेगा बर्बाद करना है। तो मैं दोस्तों ये बता रहा हूँ कि देखिए, मेरे साथ तो मैटर थोड़ा अलग टाइप का है। मेरे साथ बैंक ने फ्रॉड किया, बैंक के कर्मचारियों ने फ्रॉड किया। लेकिन आज की स्थिति को थोड़ा सा देखिए। आज जो ये वायरस का अटैक हुआ है, सभी लोगों का रोजी रोटी खत्म हो गया है। सभी लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा, और सब लोगों के साथ ये लोग कैसा, ये देखिए, प्राइवेट बैंक से लोन आसानी से देता था, सब बहुत लोग प्राइवेट बैंक से लोन लिए हुए हैं, NBFC से बहुत लोग लोन लिए हुए हैं। तो ये लोग अब किस तरह का व्यवहार करेगा? मेरा इस वीडियो के माध्यम से सरकार में बैठे बैठे लोगों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी मैं अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस मैटर को देखिए और समझिए, और इस पे कोई एक कानून बनाइए। कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, कोई भागा नहीं है। पैसा रहते हुए कोई पैसा नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा देगा? ये तो भाग मनाइए यूट्यूब का कि मेरा एक वीडियो बकेट वॉशिंग मशीन का वायरल हो गया था, और उस वीडियो ने कुछ पैसा दे दिया कि मैं राशन लाके, हमारा परिवार आज की डेट में जिंदा है। ये चीज, इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग की ताकत ही मुझे हिम्मत देगी। मैं, देखिए, मैं गिव अप करने वाला नहीं हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे में हिम्मत है। मैं, ठीक है, डिप्रेशन आएगा, आदमी, निराश आदमी हो जाता है। मैं 5 साल से, कई लोग बोले, मुझे याद है कि बजाज फाइनेंस के आए थे, कलेक्शन के डिपार्टमेंट के व्यक्ति लोग आए थे, वो बोले कि वर्मा जी आप जिंदा कैसे हैं, हमको तो ये ताजुब लग रहा है। इस स्थिति से दूसरा कोई भी रहता तो अब तक जिंदा नहीं होता है। बात सही है, लोग सुसाइड कमिट कर लेता है, लेकिन मैं गिव अप करने वाला में से नहीं हूं। मैं बिल्कुल अंतिम तक लड़ूंगा। गांधी जी भी लड़े थे। अगर गांधी जी नहीं, मुझे इंस्पिरेशन गांधी जी से मिला है। मैं गांधी जी का आत्मकथा 1 बार नहीं 2-3 बार पढ़ा हुआ हूँ, मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला है। अगर गांधी जी नहीं लड़ते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। देश की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह से मैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और ये वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो अपलोड करने का मेरा मेन मकसद क्या है? मेरा 2 मकसद है, स्पष्ट बोल रहा हूँ, छुपाना क्या है। सब जानते हैं यूट्यूब से पैसा मिलता है, बहुत पैसा नहीं मिलता है, बहुत वीडियो चल जाएगा, मिलियंस में चला जाएगा व्यूज़, तब जाके आपको 5-10 हज़ार रुपया मिलेगा। तो मिलियंस में व्यूज़ जाना आसान नहीं होता है। उसमें जब लोगों का वीडियो वायरल हो जाता है, सब लोग का सहयोग मिलता है, तभी मिलियंस में व्यूज़ जाता है। और सच पूछिए तो जिंदा रहने के लिए 10,000 रुपया भी बहुत होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन यूपी के एक मैन्युफैक्चरर हैं स्टेबलाइजर के,
उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि वर्मा जी, अगर आपको पैसा चाहिए, पैसे की दिक्कत है तो बोलिए, मैं 15-20 हज़ार आपकी खाता में डाल देता हूँ। मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मेरे मेहनत का चाहिए। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, मैं किसी से पैसे की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे ताकत कोर्ट से, मैं सहारा बहुत बड़ा कोर्ट से मिला है। ठीक है, आज लॉकडाउन है, कल लॉकडाउन खुलेगा, कोर्ट फिर से चालू होगा, मेरी बातों को न्यायालय सुनेंगे। न्यायालय में कमज़ोर को भी ताकत मिलता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय से सिर्फ पैसे वालों को न्याय मिलता है। अगर ऐसा रहता तो मुझे न्याय नहीं मिलता है। मुझे जब न्याय मिला, न्यायालय से 2-2 बार सहारा मिला, और तीसरा बार न्यायालय ने आदेश दिया इनको सरेंडर करने का। निचली अदालत ने, जब ऊपरी अदालत से ये लोग हार गए, इनका केस खारिज हो गया अपील, तो ये निचली अदालत ने पुनः माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि इन सभी लोगों को 27 मार्च 2020 को आदेश दिया था कि आप कोर्ट में सरेंडर कीजिए, सशरीर सरेंडर कीजिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है, लॉकडाउन का समय चल रहा है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो वायरस है, इससे बचने का देखिए 2 ही उपाय है। एक तो इसका वैक्सीन आ जाए, या आप कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलिए। घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही इससे, अभी हम लोग को इससे बचना है। बस आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं अपने घर के गेट तक नहीं उतरा हूँ। घर के गेट तक मैं अभी तक नहीं निकला हूँ बाहर। आज हो गया, मतलब मार्च 25 से लेके, और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 3 मई 2020, इस बीच में मैं अपने घर के गेट तक नहीं निकला हूँ। आप सोचिए। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन कर रहा हूँ। आप लोग से भी मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इंतज़ार कीजिए कब इसका, देखिए लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन ही एक सॉल्यूशन है। इससे बचना है हम लोग को, अभी तो बचना है। और जब वैक्सीन आ जाएगा तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो फिर इससे बचाव हो जाएगा, फिर तो सब चीज़ धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। लेकिन जब तक वैक्सीन का इजाद नहीं हो जाए, इसमें जब तक वैज्ञानिक लोग सफलता प्राप्त नहीं कर लें, तब तक हम लोगों को इससे बचना है। और बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग अधिक, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, और जब घर से बाहर से अंदर आएँ तो सीधा जाके बाथरूम में स्नान करना है, बिना दरवाज़ा छुए, क्योंकि घर के बुजुर्ग को बचाना है। मेरे पिताजी एडवांस एज के हैं, मतलब 85 प्लस हैं, मेरी माँ भी एडवांस एज में है। तो इन बुजुर्गों को बचाने के लिए हम लोगों का यही दायित्व है कि हम लोग उनकी ज़िंदगी को बचाना हम लोग का परम दायित्व है। और अंत में फिर आपसे मैं विनती करूंगा कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को इतना अधिक वायरल कीजिए कि, और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका कमेंट ही हमको फिर बताएगा कि हम कैसे, इसलिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ अकेले कर रहा हूँ। मुझे अगर आप लोगों का साथ मिल जाए तो कितनी बड़ी ताकत है, आप सोचिए। लोग का एक वीडियो हम देखे हैं कि अपलोड होता है और